ये मैं इसलिए क्लैरिटी दे रहा हूं बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ कंबाइंड बैच। तो कंबाइंड बैच में बाद में बार बार मसले ना हो, इसलिए डे वन पे हम अपने तमाम बच्चों को फुल क्लैरिटी दे देते हैं कि भाई हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। सो ओ लेवल्स में जब आप जाते हैं अंडर द कैम्ब्रिज सेक्शन, अंडर द कैम्ब्रिज बोर्ड, तो मेरे बच्चे यू हैव टू ऑप्ट ईदर फॉर द IGCSE और GCSE। तो बेसिकली कॉमनली इसको यहाँ पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ओ लेवल्स कहा जा रहा होता है और IGCSE को अलग से रिकॉग्नाइज किया जा रहा होता है। सो दिस इज गोइंग टू बी अ कंबाइंड बैच फॉर बोथ IGCSE एंड GCSE ओ लेवल्स। यानी पाकिस्तान के अंदर जो आम तौर पर फेमस है ओ लेवल्स, तो दिस इज गोइंग टू बी अ कंबाइंड बैच फॉर ऑल द ओ लेवल स्टूडेंट्स हु ईदर आर ऑप्टिंग फॉर IGCSE और GCSE। अब जो बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, रेगुलर हैं, उनके स्कूल ने सिलेक्ट किया होगा। आपका स्कूल या तो IGCSE को ऑप्ट करता होगा या GCSE को ऑप्ट करता होगा। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपके पास चॉइस होगी, यू कैन ऑप्ट फॉर IGCSE और यू कैन ऑप्ट फॉर GCSE। आर यू ऑल गेटिंग मी बेटा? कि आपके पास जब आप ओ लेवल्स में आ गए हो, अगर तो आप रेगुलर स्टूडेंट हो, बेटा देखो ये ओरिएंटेशन सेशन है। द पर्पस ऑफ दिस सेशन इज टू गिव यू क्लैरिटी, इज टू गिव यू स्ट्रेटेजी, इज टू गिव यू प्लानिंग, इज टू गिव यू एनालिसिस, इज टू गिव यू द आइडिया ऑफ हाउ वी आर गोइंग टू अप्रोच टू दिस सब्जेक्ट, इज टू गिव यू आइडिया हाउ आर वी गोइंग टू एक्सेल दिस सब्जेक्ट। वी आर गोइंग टू हैव दिस आइडिया टुडे दैट हाउ आर वी गोइंग टू मेक श्योर दैट सम ऑफ यू, one of you or many of you will be able to score distinction or at least minimum A star or an A। तो इसलिए प्लानिंग इज द की टू सक्सेस। प्लानिंग के लिए आज आप मेरे साथ मौजूद हैं। तो आज आप सेशन के एंड पर कुछ लेकर जाए ना जाएं, बट जो स्ट्रैटेजी आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो हर बच्चे को, वेदर यू आर स्टार्टिंग विद अस और नॉट, दैट इज नॉट अ मेजर कंसर्न। असल कंसर्न ये है कि डे वन पर आपको आपके सब्जेक्ट के नेचर के बारे में, उसको क्रैक करने की स्ट्रैटेजी के बारे में एब्सोल्यूट क्लैरिटी होनी चाहिए। एब्सोल्यूट क्लैरिटी। ठीक है जी। तो अब जब आप ओ लेवल्स में आए हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, तो ईदर यू ऑप्ट फॉर IGCSE और यू ऑप्ट फॉर GCSE। अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो योर स्कूल विल सिलेक्ट दिस। अगर आप एक प्राइवेट स्टूडेंट हो तो यू विल हैव दिस चॉइस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन दैट यू कैन गो फॉर दिस और दिस। अब सवाल इससे ये है कि सर दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा दोनों में बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंसेस हैं। दोनों में जो पहले सिमिलैरिटी है पहले मैं वो बता दूं। बेटा चाहे आप IGCSE में आ जाओ, चाहे आप GCSE में आ जाओ, दोनों के अंदर यू विल बी अपियरिंग फॉर 3 एग्जाम्स। आप ओ लेवल्स बायोलॉजी को IGCSE से करो या GCSE से करो, यू विल बी अपियरिंग इन MCQ पेपर, you will be appearing in MCQ paper, you will be appearing in a theory paper which is structured question paper, and you will be appearing in a paper called alternative to practical, alternative to practical। जो IGCSE स्टूडेंट्स हैं वो इन 3 पेपर्स में अपेयर होंगे, MCQ पेपर, थ्योरी पेपर, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। IGCSE वाले बच्चों के लिए MCQ पेपर को पेपर 2 कहा जाता है, थ्योरी पेपर को पेपर 4 कहा जाता है और ATP को पेपर 6 कहा जाता है। IGCSE वाले स्टूडेंट्स MCQ पेपर को पेपर 2 कहते हैं, थ्योरी पेपर को पेपर 4 कहते हैं, एंड वी कॉल alternative to practical the paper 6। However, if you are a GCSE student, you are going to appear again in the MCQ paper, again in the theory paper, and again in the alternative to practical। अगर आप ये गौर कर पा रहे हो, those who don't know, they must realize that MCQ इधर भी देना है, इधर भी देना है, थ्योरी इधर भी देनी है, इधर भी देनी है, ATP इधर भी देना है, इधर भी देना है। यहाँ पर फर्क ये है कि यहाँ MCQ पेपर को पेपर 1 कहा जाता है, थ्योरी पेपर को पेपर 2 कहा जाता है और ATP को पेपर 4 कहा जाता है। तो कह कुछ भी दें, आप MCQ को पेपर 1 कह दें या आप MCQ को पेपर 2 कह दें, असल है तो MCQ ही ना। तो इसका मतलब चाहे यू आर रजिस्टरिंग फॉर दिस और दैट वन, यू आर गोइंग टू अपियर इन हाउ मेनी एग्जाम्स गाइज एंड गर्ल्स? आई नीड यू टू पार्टिसिपेट बेटा। हाउ मेनी एग्जाम्स यू आर गोइंग टू अपियर फॉर ईच सब्जेक्ट? 3, MCQ, थ्योरी, ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। मजे की बात सुनो, तीनों के अंदर जो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज आल्सो द सेम। क्या मतलब बेटा? MCQ पेपर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, MCQ पेपर is going to contribute
30% ऑफ योर ओवरऑल ग्रेड। आपका जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, तीनों में यही डिस्ट्रीब्यूशन है। एमसीक्यू पेपर इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट 30% ऑफ योर ग्रेड। However, the theory paper is the major paper in both the systems and it is going to contribute 50% to your grade. तो 50% ग्रेड में जो कंट्रीब्यूशन है वो आपकी थ्योरी का है। यस, थ्योरी इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू योर ग्रेड। 30% by MCQs and 50% contribution is by theory. Rest is contributed, which is 20%. Rest is contributed by ATP. So the weightage for the grade distribution, beta grade distribution भी समझ में आती है। The grade distribution looks like this. That MCQ और alternative to practical, ये क्या होता है मैं आगे जाके समझाऊंगा। यहाँ आपका ये 50% बन जाएगा and the remaining 50% would be contributed by your theory. तो चाहे आप आईजीसीएसई सिस्टम में हो या जीसीएसई सिस्टम में हो, ये क्लियर है कि वी विल बी अपियरिंग इन 3 एग्जाम्स एंड बोथ द बोर्ड्स हैव सेम एग्जाम्स, एमसीक्यू, थ्योरी एंड अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। आर यू ऑल क्लियर टिल दिस पॉइंट गाइस एंड गर्ल्स? मुझे बताते जाना ताकि मैं स्लोली आगे बढ़ूं। ओरिएंटेशन का मकसद यही है, डायरेक्शन देना, स्ट्रेटेजी बनाना, ठीक है। अच्छा, अब समझ लेते हैं। तो सर सवाल ये है कि डिफरेंस कहाँ है। सवाल क्या आना चाहिए दिमाग में कि सर ये भी सेम है, ये भी सेम है। सवाल ये है कि सर ये वेटेज भी सेम है, ये वेटेज भी सेम है। तो वेटेज भी सेम है, पेपर के कंपोनेंट भी सेम है, तो सर डिफरेंस कहाँ है। तो बेटा डिफरेंस सुनते हैं। आईजीसीएसई सिस्टम में जो एमसीक्यू पेपर होता है वो 40 मार्क्स का होता है, लेकिन इसे अटेम्प्ट करना होता है 45 मिनट्स में। आईजीसीएसई सिस्टम में जो एमसीक्यू पेपर होता है ये 40 मार्क्स का होता है और इसे अटेम्प्ट करना होता है 45 मिनट्स में। जबकि जीसीएसई जो हमारा पाकिस्तानी लोकल ओ लेवल सिस्टम जो कहलाता है, उसमें जो एमसीक्यू पेपर होता है होता वो 40 मार्क्स का ही है, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने के लिए जो टाइम आपको मिलता है दैट इज 1 आवर। तो पहला डिफरेंस नजर आ रहा है बेटा, पहला डिफरेंस आपको नजर आ रहा है टाइम ड्यूरेशन में, कि आपको मार्क्स तो यहां भी 40 मिल रहे हैं, यहां भी 40 मिल रहे हैं, बट आईजीसीएसई स्टूडेंट्स बेटा लिसन, यू नीड टू अटेम्प्ट दिस पेपर इन 45 मिनट्स एंड जीसीएसई स्टूडेंट्स यू नीड टू अटेम्प्ट दिस पेपर इन 1 आवर। ठीक हो गया। सेकेंड डिफरेंस आ जाए। सेकेंड डिफरेंस क्या है, थ्योरी के पेपर में देखते हैं। थ्योरी के पेपर की बात अगर करें, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस की बात करें बच्चों, सो दिस पेपर इज ऑफ 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का पेपर है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस पेपर इन 1 आवर एंड 15 मिनट्स। यू हैव टू अटेम्प्ट, आईजीसीएसई स्टूडेंट्स बेटा आर यू ऑल विद मी, मैं दोनों को कंपैरेटिवली समझा रहा हूं टू अवॉइड द कंफ्यूजन जो आगे जाके बच्चों को हो रही होती है। बच्चे बाद में क्लास में पूछ रहे होते हैं सर आप कौन सा बोर्ड पढ़ा रहे हैं, आईजीसीएसई पढ़ा रहे हैं जी। तो ये डिस्कशन हम डे 1 पे ही खत्म कर देते हैं, डे 1 पे इस डिस्कशन को वाइंड अप कर देते हैं। तो मेरे बच्चे दोनों में सिमिलैरिटी यहां समझ में आ गई। अब डिफरेंस की बात हो रही है, तो एमसीक्यू यहां पर 45 मिनट्स 40 मार्क्स का है, लेकिन टाइम कितना मिलेगा, ओनली 45 मिनट्स। यहां पर 40 मार्क्स है बट टाइम ज्यादा मिलेगा, 1 आवर मिलेगा। अच्छा, इसी तरह यहां आ जाए तो हमने कहा यहां पर 80 मार्क्स का पेपर है, यू विल गेट 1 आवर 50 मिनट। एंड यहां जो हमारे नॉर्मल ओ लेवल्स वाले बच्चे हैं इनको थ्योरी पेपर अगेन 80 मार्क्स का है, बट दे विल गेट 1 आवर 45 मिनट्स, 1 आवर 45 मिनट्स फॉर दिस। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो ओ लेवल्स वाले जो स्टूडेंट हैं, जो जीसीएससी वाले हैं, दे आर गेटिंग मोर टाइम। इज दिस एविडेंट? They are getting more time. They are getting 1 hour here, and however IGCSE students will get 45 minutes. And though for theory paper, the IGCSE students will get only 1 hour 15 minutes. However, the O level student, the GCSE student will get 1 hour 40 minutes, 45 minutes. So they are getting, these people are getting extra time. अब IGCSE वालों को लगेगा कि सर ये ना इंसाफी क्यों हो रही है, ये जुल्म और ज्यादती हमारे साथ क्यों हो रही है, ये जबर हमारे साथ क्यों हो रहा है, ये नाइंसाफी हमारे साथ क्यों हो रही है। तो मेरे बच्चे आए, गुड न्यूज देता हूं आपको। जो एटीपी का पेपर है दैट इज अगेन ऑफ 40 मार्क्स एंड दिस पेपर हैज टू बी कंप्लीटेड इन 1 आवर। एंड आईजीसीएसई किस तरह, जो जीसीएसई स्टूडेंट है उनका एटीपी भी 40 मार्क्स का है एंड दे आर ऑल्सो given the 1 hour duration to complete the paper। तो यहां पर आपको पहला ग्रीन सिग्नल मिलता है जहां एटीपी के मार्क्स और जो ड्यूरेशन है वो सेम है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, एटीपी इज एग्जैक्टली सेम, एटीपी 40 मार्क्स 40 मार्क्स 1 आवर 1 आवर, लेकिन यहां पर आपको नजर आ रहा है कि टाइम कम है। और ये जब आप साइड बाय साइड देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि ये टाइम तो कम है। तो सवाल ये है कि जब ये 40 मार्क का पेपर है और इनको 1 आवर मिल रहा है तो इनको 45 मिनट्स क्यों मिल रहे हैं? बेटा यहीं पर गुड न्यूज है आईजीसीएसई वालों। द गुड न्यूज इज दैट द डिफिकल्टी लेवल हियर इज लो। The difficulty level here is quite low. The difficulty level of IGCSE questions are quite low, and that is why the students are capable of attempting 40 MCQs of 40 marks in 45 minutes. The difficulty level of IGCSE is low, and that is the reason ये कराची पाकिस्तान और लाहौर के अंदर भी हम देख रहे हैं अब ये ट्रेंड, जो बच्चे गल्फ कंट्रीज से हैं वहां तो आईजीसीएसई चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी अब बहुत सारे स्कूल जो पहले इस सिस्टम में थे, पहले नॉर्मल इस सिस्टम में थे, नाउ दे आर स्विचिंग टू आईजीसीएसई। Why are they switching to IGCSE? क्योंकि जो बड़े स्कूल्स हैं जहां पर बड़ा क्राउड है वहां पर क्या था कि ये वाला सिस्टम है, इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। डिफिकल्टी लेवल यहां पर हमें डिफिकल्टी लेवल क्या मिल रहा है बेटा, थोड़ा सा ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से अगर आपके पास एक ऐसा क्राउड है जिसमें हर तरह के बच्चे शामिल हैं तो अल्टीमेटली द स्टूडेंट आर नॉट एबल टू स्कोर गुड ग्रेड्स, एंड दैट इज व्हाई many schools, many big schools like St. Michael's Convent School, a very big name in O levels, and Cedar School, a very big name again in O levels, ठीक है ना। तो डिफिकल्टी लेवल चूंकि यहाँ पर जो ओ लेवल्स का जीसीएससी सिस्टम है उसमें रिलेटिवली हायर है, तो दे आर ऑप्टिंग फॉर आईजीसीएसई ताकि उनके बच्चों का रिजल्ट ज्यादा बेहतर आए। उनके बच्चों का डिफिकल्टी लेवल जब नीचे आएगा तो दे विल बी एबल टू स्कोर गुड ग्रेड्स, एंड स्कूल के लेवल पर आप उसको मार्केट करेंगे तो जाहिर है कि ज्यादा पब्लिक आएगी। समझ आ गई बात? तो पहले मुझे बताओ, ये समझ आ गया कि why the time given is less, because the difficulty level is low, the difficulty level is low। अब जब आप ये सुनते हैं तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टाइम कम मिल रहा है लेकिन डिफिकल्टी लेवल कम है, तो चलो यही वाले सिस्टम पे चले जाते हैं, यही वाले सिस्टम पे चले जाते हैं। याद रखें बेटा, बोथ दी सिस्टम्स हैव देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। अभी बजाहिर आपको लग रहा है कि डिफिकल्टी इसकी ज्यादा है तो दिस इज नॉट गुड, दिस इज नेगेटिव ऑफ दिस, लेकिन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ गोइंग फॉर दिस, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑप्टिंग फॉर दिस, दैट अगर आपने आगे ए लेवल्स करना है तो ए लेवल्स इज मोर अलाइंड विद दिस वन। ए लेवल्स की जो स्टडीज हैं इट इज मोर अलाइंड विद दिस सिस्टम। तो आईजीसीएसई का जो डिफिकल्टी लेवल है क्योंकि ये कम होता है, तो जब आईजीसीएसई वाला बच्चा ए लेवल्स में आता है तो ए लेवल्स का जो लेवल है उसको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है, बिकॉज उसकी जो अप्रोचेस होती हैं वो पॉलिश नहीं हुई भी होती अप टू दैट डिफिकल्टी। And that is the reason at CIT every science teacher will conduct a batch in combine of IGCSE students and GCSE students। In fact, जब आपके साथ हम पास पेपर वर्कशीट करेंगे, जब आपके साथ पास पेपर सेशंस करेंगे, तो वो पास पेपर सेशंस भी will involve both GCSE pass papers and IGCSE pass papers। I want and every other teacher definitely wants that हमारे जो IGCSE स्टूडेंट्स भी हैं ड्यूरिंग द प्रैक्टिस टाइम वो जीसीएससी लेवल के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करने के केपेबल हो, ताकि उनको अपने पेपर में भी एडवांटेज हासिल हो बच्चों, और जब आप आगे ए लेवल्स में जाएं तो ए लेवल्स में भी जो गैप यूजुअली बच्चों को फील होता है वो गैप फील ना हो। तो इसलिए दैट इज अ गुड न्यूज फॉर यू दैट वी आर गोइंग टू हैव क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम बोथ आईजीसीएसई एंड जीसीएसई सिस्टम। तो इसलिए इस बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इट बिकम्स इजी। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? पहले अब मैं सिलेबस की तरफ चलूंगा, पहले मुझे बताएं यहां तक क्लियर है? सो जब आप ओ लेवल्स में आते हैं यू हैव गॉट आईजीसीएसई एज एन ऑप्शन एंड जीसीएसई एज एन ऑप्शन इफ यू आर प्राइवेट स्टूडेंट। इफ यू आर अ रेगुलर स्टूडेंट योर स्कूल विल डिसाइड दैट व्हिच बोर्ड दे आर ऑप्टिंग फॉर। तीनों के दोनों के अंदर यू विल बी अपियरिंग फॉर 3 पेपर्स, एमसीक्यू, थ्योरी एंड अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। यहां पर भी एमसीक्यू, थ्योरी एंड अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल। ठीक है जी, दोनों के अंदर आप 3-3 पेपर्स में अपेयर होते हैं। दोनों के अंदर जो टाइम ड्यूरेशन है उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। एमसीक्यू के लिए थोड़ा 15 मिनट्स कम मिलते हैं, यहाँ 1 आवर मिलता है, यहाँ 45 मिनट्स मिलते हैं। यहाँ थ्योरी के लिए 1 आवर 15 मिनट्स मिलते हैं, यहाँ 1 आवर 45 मिनट्स मिलते हैं। हाउएवर जो एटीपी है वो बिल्कुल सेम। इज दैट क्लियर? यहां तक की उम्मीद है बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब सवाल ये आता है कि सर दोनों का सिलेबस सेम है या डिफरेंट? सवाल आ जाता है कि दोनों का सिलेबस सेम है या डिफरेंट है। तो बेटा मैं इसे अपने मुंह से बताकर नहीं बताता, बल्कि मैंने यहाँ पर
आपके स्लाइड्स लगाई हुई हैं जस्ट टू कंपेयर. लुक एट दिस गाइस, जस्ट टू गिव यू द एविडेंस. ठीक है, दिस इज द कंटेंट ऑफ आईजीसीएसई बच्चों. कैन यू सी दैट ऑन योर स्क्रीन? दिस इज डाउनलोडेड फ्रॉम कैम्ब्रिज वेबसाइट. आईजीसीएसई का कंटेंट है बेटा, and this is the content of GCSE. If you look at the content carefully, you will be able to clearly understand. Let me point this out. देखो, मैं point out करता जाता हूँ. Here we have got classification, yes or no? Here we also have got classification. Here we have got movement in and out of the cell, movement in and out of the cell. Biological molecule, enzymes, plant nutrition, human nutrition, transport in plants, transport in animals, transport in humans. रेस्पिरेशन, गैशियस एक्सचेंज, यहां आ गया रेस्पिरेशन. समझ आ रही? देख लो, डिजीजेस एंड इम्यूनिटी, एक्सक्रीशन, कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पॉन्स, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. ठीक है जी. रिप्रोडक्शन. तो यू कैन क्लियरली सी कि टॉपिक्स को अगर आप हेड टू ए वेरिएशन, यहां इनहेरिटेंस आ गया, बायोटेक्नोलॉजी आ गया, इकोसिस्टम आ गया. ठीक है जी. तो यू कैन क्लियरली सी कि अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे तो आपको नजर आ रहा है कि इन जनरल बोथ हैव द सेम कंटेंट. द ओनली डिफरेंस इज एक्चुअली इन दिस चैप्टर. आईजीसीएसई में वी हैव गॉट वन चैप्टर ऑफ ड्रग्स, जो कि यहां पर नहीं है. यहां पर पहले था, अब नहीं है. यहां पर ड्रग्स का चैप्टर नहीं है, जबकि आईजीसीएसई सिस्टम में ड्रग्स का चैप्टर है. तो ड्रग्स का चैप्टर मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा जो आईजीसीएसई वाले बच्चे हैं. रेस्ट ऑफ द कंटेंट इज एग्जैक्टली सेम. इज दैट क्लियर? ये मैं डे 1 पे इसीलिए बच्चों एविडेंट कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यूजुअली जब आप O1 O2 में होते हैं तो ये सारी बातें आपको पता नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई यू रिमेन कंफ्यूज, एंड व्हिच आई डोंट वांट ऑब्वियसली. तो डे 1 से सिद्दीका, आई थिंक मैंने रिपीट कर दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा कनेक्ट नहीं कर पा रहे होगे. तो बेसिकली दिस इज नथिंग. अभी तक हमने कुछ भी डिस्कस नहीं किया है. वी आर जस्ट हैविंग एन ओवरव्यू ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन which Cambridge gives us, which is IGCSE and simple O levels, and I have explained the paper components, the duration, the difficulty level differences, and now here we are looking at the topics. तो आपको नजर आ रहा है कि दोनों के अंदर जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है. सो यू आर गोइंग टू कवर दिस together. Are you all with me beta till this point? You or we are going to cover this whole content together. ठीक है जी. अब आ जाओ बेटा सबसे अहम बात पर. ये तो मैं तुम्हें ना भी बताता, तुम मुझ पर ट्रस्ट करते, एक क्रेडिबल टीचर के पास आए हो तो जाहिर है ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, और ट्रस्ट किए बगैर चलेगा भी नहीं. लेकिन तुम्हें सिर्फ क्लैरिटी देने के लिए, that every mind should have absolute clarity, कि आपको पता हो कि सर आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेबस का कंटेंट है या नहीं है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आईजीसीएसई वालों को जीसीएसई का कंटेंट नहीं पढ़ा रहे, या जीसीएसई वालों को आईजी. तो ये कंबाइंड एफर्ट चलेगी, और इसका एविडेंस क्या है? सेम टॉपिक्स. ठीक है, एक चैप्टर का एक्चुअल डिफरेंस है विच इज ड्रग्स, एंड वो ड्रग्स जो है वो आपको करा देंगे. ठीक है जी. अच्छा, अब आगे चलते हैं. अच्छा, यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये मेरे असिस्टेंट ने स्लाइड लगा दी है कि ये हमारे इस करंट बैच के बच्चों के, ये सीआई ट्यूटर्स के जो बच्चे हैं उन्हीं के कुछ बेसिक से लंबे लंबे मक्खन मलाई वाले मैसेजेस हैं. तो उम्मीद करता हूं कि जब आपका बैच एंड हो रहा होगा तो आपकी मेमोरीज भी अच्छी बनी हुई होंगी और आप भी इस तरह के मैसेजेस कर पाएंगे. ठीक है. सो बिफोर नाउ वी मूव, नाउ लेट्स डिस्कस. पेपर पैटर्न हो गया हमारा डिस्कस, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस हो गई. अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन. बेटा बायोलॉजी के बारे में अब बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. देखो, बायोलॉजी में नॉट बी द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ O levels, but undoubtedly it is the most lengthiest subject of O levels. ये बात दिमाग में जितनी जल्दी आप डाल लेंगे उतना आपको फायदा होगा. बायोलॉजी में नॉट बी द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ O levels, लेकिन बायोलॉजी इज मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ O levels विदाउट एनी डाउट. जब मैं आपको ये कह रहा हूं तो क्या मैं आपको डराना चाहता हूं? नहीं बेटा, मैं आपको डराना नहीं चाहता. मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और जीरो से स्टार्ट करके एंड तक जाना है. ठीक है. अभी किसी बच्चे ने चैट में लिखा कि सर 1 साल में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. बेटा अब तक तो हो रहा है. अब अगर अल्लाह ना करे
कोई क्या कहते हैं आफत आन पड़े तो अलग बात है, असबाब के दायरे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इन दी करंट बैच 31st March was the last day we completed the syllabus. Every single thing was completed in the syllabus. And after 31st March, the whole month of April was dedicated for past papers only. ठीक है ना? So खुलासा ये कि yes, teachers and including me, inshallah ta'ala, will be going to complete syllabus in time. Inshallah, we will start from scratch. अब जब scratch से start करना है और फिर lengthy भी है, जो school going students हैं, आप second करोगे कि आपने O1 के अंदर थोड़ा सा कुछ पढ़ा होगा, O2 के अंदर कुछ पढ़ा होगा, अब आप O3 में आ गए हो, बाद स्कूल में O1 और O2 ही होता है, तो आपने O1 के अंदर कुछ कंटेंट पढ़ा होगा. अब प्रॉब्लम ये है कि O1 के अंदर जो कंटेंट पढ़ा है, या तो आपने उसे कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड में पढ़ा ही नहीं है, और अगर आपने उसे कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड पे पढ़ा भी था, because you were not appearing for those subjects, तो आपने उनको उतने अच्छे से फोकस नहीं किया, and now you have glimpses of those topics in your mind, but you are not certain about any topic. And that is where we come, and we are going to begin this discussion with scratch with topic number 1, and inshallah by the end of this session we will be going to finish this whole discussion, inshallah. Now what is the most important thing we can add to this strategy? मेरे बच्चे, जब हम नॉर्मली किसी भी बायोलॉजी के स्टूडेंट से बात करते हैं कि भाई आपके स्कूल में कितना सिलेबस हो गया है और कितना सिलेबस रह गया है, तो हमेशा जो आंसर मिलता है ना, वो क्या मिलता है? सर काफी सारे चैप्टर्स हो गए हैं और अभी कुछ बाकी हैं, या काफी सारे चैप्टर्स हो गए और अभी काफी सारे बाकी हैं. व्हाट इज दिस आंसर टेलिंग अस? This answer is telling us that because biology का syllabus एक humongously lengthy syllabus है, तो students are not able to see the end point. Students are not able to mark the limitations of the syllabus. Students are not able to actually make the right strategy, and they are not going to look at the end point of the syllabus, और उसके हिसाब से वो प्लान ही नहीं कर पाते. And that is why this is very important कि मैं day 1 पे आपको syllabus का overview दूं, ताकि आप चाहे स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे यहां पढ़ रहे हो, मेरे बच्चे, दिस इज दी वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी पॉइंट जो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि इस 10 मिनट की डिस्कशन के बाद आपको सिलेबस का कुछ भी ना आता हो, लेकिन आपको बायोलॉजी सिलेबस का पता होगा. आपको ये पता होगा कि मेरे सर ने कितना कंटेंट कवर करा दिया है, कितना परसेंटेज ऑफ सिलेबस कवर हो गया है, कितना रह गया है, और अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकेंगे. और क्या करने वाले हैं हम ऐसा? बेटा, मैंने बायोलॉजी के सिलेबस को डिवाइड कर दिया है 4 स्टेजेस में, 4 सेक्शंस में. ये डिवीजन बुक में नहीं है, ये डिवीजन आपके कैम्ब्रिज के सिलेबस की नहीं है, बल्कि ये डिवीजन हमने अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए की है. एंड ट्रस्ट मी, उसकी वजह से इतनी ज्यादा क्लैरिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि हमने बुक की सीक्वेंस को साइड में रखा है, हमने टॉपिक्स को इकट्ठा किया, टॉपिक्स को कंबाइन किया. वो टॉपिक्स जो एक जैसे हैं, वो टॉपिक्स जो एक ही तरह के डिस्कशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऑल दोस टॉपिक्स आर now going to be discussed in separate sections. So we have divided the syllabus of biology into how many sections, guys and girls? 4 sections. Number 1 we call basic biology. अब I'm very very sure कि जब आप स्कूल में पढ़कर आए हैं तो you didn't talk about the section. ठीक है ना? सेक्शनिंग करने से the greatest advantage you will get इस आपको पता चल जाता है कि सिलेबस के इतने हिस्से हैं, इतने पोर्शंस हैं, एंड इस तरह मैंने अपने सिलेबस को तैयार करना है. तो द सेक्शन नंबर 1 इज बेसिक बायोलॉजी. सेक्शन नंबर 2, एंड अगेन मैंने आपको कहा कि ये सेक्शनिंग हमने अपने स्टूडेंट्स की ईज के लिए की है. सेक्शन नंबर 2 इज सिस्टमैटिक बायोलॉजी. विच वन? सिस्टमैटिक बायोलॉजी. सेक्शन नंबर 3, यानी जो मैंने आपको कंटेंट लिस्ट दिखाई है, उस कंटेंट लिस्ट में मैं अब आपको 4 सेक्शंस बनाकर दिखा रहा हूं. सेक्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी बच्चों प्लांट बायोलॉजी. प्लांट बायोलॉजी, ठीक है? वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बायोलॉजी, आई मीन टू से वन ऑफ द सेक्शन ऑफ बायोलॉजी जिससे ज्यादातर बच्चे नफरत करते हैं, हेट करते हैं, दैट इज प्लांट बायोलॉजी. बट अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर का ये फेवरेट है, एग्जामिनर का ये फेवरेट होता है. इनफैक्ट अगर मैं इस साल के पेपर की बात करूं जो अभी करंटली बैच ने दिया है, तो अभी भी प्लांट बायोलॉजी में से एटलीस्ट 80 में से थ्योरी के अंदर ऑलमोस्ट 18 to 19 मार्क्स के सवाल आए थे. तो प्लांट बायोलॉजी इज अ वेरी
यानी एग्जामिनर फेवरेट जो है ना वो सेक्शन है बायोलॉजी का. एंड द लास्ट सेक्शन इज व्हाट वी रेफर एज मिसकेलेनियस बायोलॉजी. मिसकेलेनियस मींस रैंडम टॉपिक्स. तो हमारा जो बायोलॉजी का सिलेबस है बच्चों, वी आर गोइंग टू कवर दिस सिलेबस इन 4 sections. एंड नाउ फ्रॉम डे वन एवरी स्टूडेंट ऑफ माय क्लास मस्ट नो दिस डिविजन. एंड फिर इस सेक्शन के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, सर किस तरह से कवर करने वाले हैं, आपको सारा कुछ बताते हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद बेसिक बायोलॉजी. बेटा बेसिक बायोलॉजी के अंदर वी विल बी कवरिंग 6 टॉपिक्स, नॉट चैप्टर्स बट 6 टॉपिक्स. नंबर 1 cells. Number 2 is specialized cells. Number 3 movement in and out of the cell. I want everybody to note down this बेटा. याद रखें हमारी क्लास में ज्यादातर काम रिटन होता है. नोट्स भी मैं अभी बताता हूँ, नोट्स भी आपको मिलेंगे, वर्कशीट भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा. लेकिन फिर भी क्लास का काम करना है. क्लास के अंदर जो काम होगा वो काम हर बच्चे को करना होगा. मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द सेल, क्योंकि बायोलॉजी इज अ थियोरेटिकल साइंस सब्जेक्ट. तो जब तक राइटिंग आपकी स्किल इंप्रूव नहीं होगी, राइटिंग फॉर्मेट आप नहीं सीखेंगे, बायोलॉजिकल वर्ड्स को बार बार लिखेंगे नहीं, तो यू विल नॉट गेट श्योरिटी कि आप स्टेटमेंट लिख भी पाएंगे खुद से या नहीं लिख पाएंगे. नाउ चैप्टर नंबर 4 is going to be enzymes. 5 biological molecules. And 6 is classification. तो बच्चों दिस इज द सेक्शन वी कॉल बेसिक बायोलॉजी. बच्चों बात समझ आ रही है, डिवीजन समझ आ रही है. तो सर ने क्या बताया कि बायोलॉजी के टोटल एक समंदर जैसे सिलेबस को हम 4 सेक्शन में बच्चों डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं. एंड प्लीज एवरीबडी 100+ स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं. आई वांट एवरीबडी टू पार्टिसिपेट. सेक्शन नंबर 1 इज, यस प्लीज, basic biology. How many chapters in basic biology? 6 chapters, starting with cells, ending at classification. And why are we calling it basic biology? Because this section particularly includes those chapters which have quite basic concepts, fundamental concepts, and quite easy chapters. And in fact, these are the chapters जो आपने अपने O1, O2 में पढ़े हुए होते हैं. So this is going to be a detailed revision of what we have studied previously and at the Cambridge standard. यहाँ पर आप Cambridge standard पर इन टॉपिक्स को कवर करेंगे. And we are going to learn this section first. हम पहले अपना बेसिक बायोलॉजी कवर करेंगे. ठीक है जी, ताकि एक रिदम बन जाए. बेसिक बायोलॉजी से स्टार्ट करने में फायदा ये होता है, एक तो पीछे आपका जो कुछ आप भूल चुके होते हैं वो ग्रेजुअली आपको रिकॉल होना शुरू होता है. एंड फिर वो कैम्ब्रिज स्टैंडर्ड पे रिकॉल हो जाता है. और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका एक रिदम बन जाता है. आप सीख जाते हो कि सर कैसे पढ़ा रहे हैं और आपको समझ में आ जाता है कि अब हमने किस पेस से सर के साथ पढ़ना है. एंड देन आफ्टर यू लर्न और यू गेट टू द पेस, we enter into the most lengthiest, most difficult, and most interesting section of systematic biology. And as a medical doctor, you are going to, as a medical doctor, when I teach this section, trust me, you are going to have best time of your life as previous batches had. कि जहां पर आपको ये फीलिंग आना शुरू हो जाएगी कि आप डॉक्टर बन गए हैं. आप बाज दफा मुझे बच्चों को ब्रेक लगवानी पड़ती है, बिकॉज इतने ज्यादा क्वेश्चन हो रहे होते हैं बच्चों की तरफ से कि ऐसा लगता है कि क्लास खत्म होगी तो कंसल्टेंसी की डिग्री मिल जाएगी. ठीक है ना. तो बड़ा जबरदस्त सेक्शन है, बड़ा मजेदार सेक्शन है. सो सिस्टमैटिक बायोलॉजी में वी आर गोइंग टू कवर ह्यूमन सिस्टम्स. ह्यूमन सिस्टम्स जो है ना बेटा, उनको कवर करेंगे. ठीक है जी. तो कौन कौन से सिस्टम है, अगेन हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं, चैप्टर वाइज नहीं चल रहे. सो नर्वस सिस्टम. Please, beta, are you all writing this? Please tell me yes or no. Are you all writing this? Please make sure that this division chart should be there on first page of your notebook. Endocrine system, optic system, अब देखो ये तुम्हारी बॉडी के सारे सिस्टम है, तो जाहिर है कि जब आप उसको पढ़ोगे तो अल्टीमेटली मजा तो आएगा, अपने बारे में जानोगे बेटा. ठीक है. आमना टोल्ड यू आर मोस्ट गोटेड टीचर. अच्छा जी सिद्दीका, थैंक यू सो मच फॉर योर अप्रिसिएशन बेटा. रेस्ट बेटा, टीचर्स सारे अच्छे होते हैं, जिनसे आप कनेक्ट कर लेते हो वो आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं, बस यही होता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, उसके बाद आ जाए सर्कुलेटरी सिस्टम.
उसके बाद आ जाए डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे नीचे उतर जाए तो बेटा वी हैव गॉट excretory system, then we have got immune system, and we finally have reproductive system. तो बच्चों दिस इज दी सेक्शन ऑफ सिस्टमैटिक बायोलॉजी। तो अगर आप गौर से देखें 6 चैप्टर्स इधर हैं और यहाँ कितने चैप्टर्स बन गए बच्चों? 9 चैप्टर्स इधर बन गए। 9 टॉपिक्स ना, आई शुड नॉट से चैप्टर्स, 6 टॉपिक्स हमारे यहाँ पर आ गए बच्चों, 9 टॉपिक्स हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक है जी। तो ये हमारा जो सेक्शन है बेटा, ये सबसे लंबा लेंथी सेक्शन है एंड यूजुअली कंसेप्चुअली यही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तगड़ा सेक्शन है, और यही सेक्शन है जो बच्चों को ज्यादा मुश्किल लगता है। बट उन बच्चों को जो सिर्फ इसको रटने की कोशिश करते हैं, बट वंस यू स्टार्ट क्रैकिंग इट क्लिनिकली with the help of case studies, with the help of clinical examples, with the help of human body, with the help of observation of the human body, so you will find it really interesting and in fact fascinating। तो आपको बड़ा fascinating experience होगा once आपको ये चीजें समझ में आने लगे। उसके बाद आगे चलते हैं बेटा। नाउ 9 चैप्टर्स हमारे यहाँ पर हो गए बेटा, 6 चैप्टर्स हमारे यहाँ पर हो गए। बच्चों को अभी से लगना शुरू हो गया सर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। जी हाँ बेटा, हर साल हो जाता है, इंशाल्लाह आपके साल में भी हो जाएगा। ओके, नाउ प्लांट बायोलॉजी पर आ जाए। तो प्लांट बायोलॉजी में हमने क्या किया, देखिए अगर आप बुक खोलते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बुक, अच्छा टेक्स्ट बुक की भी बात सुन लें, तो जो अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग टेक्स्ट बुक है दैट इज बायोलॉजी बाय हॉर्डर्स पब्लिकेशन। ठीक है, पब्लिकेशन का नाम देख लीजिएगा, हॉर्डर्स पब्लिकेशन। ये टेक्स्ट बुक है जो रिकमेंडेड है, इसको आप ले लें, हॉर्डर्स पब्लिकेशन। और इस पे वो अगर जिनको पब्लिकेशन याद नहीं है तो उस पे फ्रॉग बना हुआ है, फ्रॉग, इसके फ्रंट पेज पे फ्रॉग की पिक्चर बनी हुई है। तो जो टेक्स्ट बुक आपको केम्ब्रिज की तरफ से रिकमेंडेड है एज पर द अपडेटेड सिलेबस दैट इज बायोलॉजी फंडामेंटल्स बाय हॉर्डर्स पब्लिकेशन। ठीक है बेटा, पास पेपर्स वगैरह सब मैं आपको दूंगा, आप परेशान ना हो, सारी चीजें बताता हूँ। पहले जरा डिवीजन ऑफ द सिलेबस क्लियर कर लूं, फिर आपके क्वेश्चंस भी दूंगा बेटा, ऐसे कहीं नहीं जा रहा, आप टेंशन ना लें। हमारे क्वेरी सेशन क्लास के बाद घंटे घंटे के चले जाते हैं, तो जस्ट गिव मी टाइम तो ताकि मैं बेसिक्स पहले कवर कर लूं एंड देन आई आंसर एवरीथिंग बेटा। ठीक है, बेसिक बायोलॉजी और सिस्टमैटिक बायोलॉजी के लिस्ट सबने लिख लिए बेटा? बेटा सारे बच्चों ने बेसिक बायोलॉजी और सिस्टमैटिक बायोलॉजी की लिस्ट बना ली है, यस और नो? चल, 4-5 बच्चे ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेटा, बाकी बच्चों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। आप मेरे स्कूल सेंट माइकल में पढ़ाते हैं? जी हाँ, मैं ए लेवल्स को पढ़ाता हूँ बेटा वहां पर। ओके, अब आ जाए प्लांट बायोलॉजी में बेटा। प्लांट बायोलॉजी में वी हैव गॉट 4 चैप्टर्स। अब बुक में अगर हम जाते हैं तो प्लांट बायोलॉजी का एक चैप्टर कहीं और है, एक चैप्टर कहीं और है, एक चैप्टर कहीं और है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, प्लांट के सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और उसमें कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो वी हैव गॉट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बच्चों, वी हैव गॉट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, then we have got coordination in plants, and finally we have got reproduction in plants। तो प्लांट बायोलॉजी में द गुड न्यूज इज दैट वी हैव ओनली गॉट 4 टॉपिक्स। हमारे पास सिर्फ 4 टॉपिक्स हैं प्लांट बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, 4 टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ पर, 6 टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ पर, 9 टॉपिक्स हैं हमारे पास यहाँ पर। ठीक है जी, and finally we have a section of miscellaneous biology। Miscellaneous biology means chapter which contains random chapters, randomly distributed topics hai, and this includes number 1 inheritance, number 2 cell division, number 3 protein synthesis, number 4। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स ना आपको लर्निंग आउटकम्स यानी जो सिलेबस ओवरव्यू इसमें नहीं मिलेंगे, ये उसके अंदर छुपे हुए टॉपिक्स हैं। यानी अगर आप टेक्स्ट बुक खोलेंगे तो दीज आर दी टॉपिक्स, सब टॉपिक्स विच आर गिवन इन एवरी यूनिट। तो आपने ये नहीं हमें सर एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, भाई पहले ही सिलेबस इतना लंबा है, एक्स्ट्रा पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है, जो सिलेबस है वही कवर कर लें, बड़ी बात है। ठीक है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रैक एवरी टॉपिक इनटू सब टॉपिक्स ताकि आपके पास एक लिस्ट मौजूद हो। ठीक है, वेरिएशंस, then selection and evolution,
then biotechnology and genetic engineering, and finally इकोलॉजी। याद रखें इकोलॉजी एक पूरा सेक्शन है, लेकिन है बहरहाल ये बड़ा टॉपिक। तो दिस इज दी कंप्लीट सिलेबस कंटेंट बेटा, सबसे यानी पूरा का पूरा सिलेबस कंटेंट ये है आपके सामने, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ। और यहाँ पर हमारे पास 7 टॉपिक्स आ गए। अब आप टोटल कर लें तो 7 टॉपिक्स यहाँ पर है, 7 + 4 + 6 + 9, तो 7 4 कितने हो गए भाई, 11 हो गया, 11 और 6 17, और 17 और 9 हो गए 26 टॉपिक्स। तो आपके बायोलॉजी के सिलेबस में वेदर यू आर एन आईजीसीएसई स्टूडेंट और अ जीसीएसई स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ टॉपिक्स जो हम पढ़ेंगे वो है 26 टॉपिक्स। तो दैट इज वाई, आप समझ आया मैंने क्यों कहा कि बायोलॉजी में नॉट बी द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट इट इज डेफिनेटली द मोस्ट लेंथीएस्ट सब्जेक्ट। क्योंकि अनलाइक मैथ्स, मैथ्स में क्या है बेटा, मैथ्स के अंदर तो जाहिर है आपको बहुत ज्यादा थ्योरी तो याद नहीं करनी होती ना, बट बायोलॉजी के अंदर कंसेप्ट भी है, कॉन्सेप्ट के साथ थ्योरी भी लर्न करनी है, इसलिए बेटा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे कह रहे हैं सर ड्रग्स, बेटा ड्रग्स का चैप्टर मैं शुरू में मेंशन कर चुका हूं, दीज आर दी कॉमन चैप्टर जो दोनों ने पढ़ने, ठीक है। ओके यू कंप्यूटर, सिद्दीका मुझे लग रहा है कि आपको किसी ने बटरिंग करने के पैसे तो नहीं दिए, ऐसा ना हो बाकी बच्चों को शक हो जाए कि यार ये बच्ची जो है ना सर से पैसे लेकर जो है वो बटरिंग कर रही है मुसलसल, ये बच्ची मुसलसल मक्खन लगा रही है। सर आई चूज कंप्यूटर साइंसेज बट आई एम इम्प्रेस्ड, नाउ आई विल बी चूजिंग बायो। अल्लाह अकबर। अच्छा जी। तो बेटा ये आपका सिलेबस कंटेंट हो गया, ठीक है। सबने लिख लिया है, सबने नोट डाउन कर लिया है, सो मैं आगे चलूं बेटा, सबने नोट डाउन कर लिया है। दीज आर नॉट दी चैप्टर्स, दीज आर दी टॉपिक्स बेटा, दीज आर दी टॉपिक्स। अगर आप सिर्फ लर्निंग जो सिलेबस ओवरव्यू वाले टॉपिक्स पे जाएंगे वो तो 18 to 19 है, लेकिन होता यही है कि हर टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक्स हैं जब तक आपको वो पता नहीं होंगे तो आपको कंप्लीट लेंथ ऑफ सिलेबस का अंदाजा ही नहीं होगा, ठीक है बेटा। चलो बेटा, that doesn't matter whether you are a private student, whether you are a regular student, that doesn't matter, we are going to begin with scratch and we are going to end it inshallah 110%। तो इसलिए आप प्राइवेट है तब भी ना घबराएं, आप कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां तक क्लियर है बेटा, मैं आगे चलना चाह रहा हूं। यहां तक क्लियर है, सिलेबस कंटेंट सबने नोट डाउन कर लिया, सेक्शनिंग सबको समझ में आ गई है। अच्छा अब हम करेंगे कैसे ये समझ लो बेटा। वी विल स्टार्ट आवर बायोलॉजी विद बेसिक बायोलॉजी। हम बेसिक बायोलॉजी करेंगे अनइंटरप्टेड, बेसिक बायोलॉजी हम पूरी कवर करेंगे। बेसिक बायोलॉजी करते हुए हमारा जो टारगेट है वो क्या है, एक पेस पिकअप करना, मेरा स्टाइल तुम लोग को समझ में आए, रिदम पिकअप करो, टेस्ट देने की आदत पड़ेगी, वर्कशीट सॉल्व करने की आदत बनेगी, और जब आप ये रिदम पिकअप कर जाएंगे देन वी विल गो टू द सिस्टमैटिक बायोलॉजी। हम सिस्टमैटिक बायोलॉजी पे चले जाएंगे, सिस्टमैटिक बायोलॉजी शुरू कर देंगे। और सिस्टमैटिक बायोलॉजी जब हम हाफ में करेंगे, हाफ में करते करते यहां पर फिर पैरेलल में प्लांट बायोलॉजी क्लासेस चलेंगी। याद रखें कि आपका सेशन में नवंबर या दिसंबर वो टाइम होता है जहां पर डबल क्लासेस चल रही होती हैं। डबल क्लासेस का मतलब सिस्टमैटिक बायोलॉजी आपकी रेगुलर क्लास में चल रहा होगा और यू विल बी हैविंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस व्हिच आर गोइंग टू कवर द सेक्शन ऑफ प्लांट बायोलॉजी। सो बेसिकली द प्लांट बायोलॉजी एंड द सिस्टमैटिक बायोलॉजी completed simultaneously, will be completed simultaneously। सिस्टमैटिक बायोलॉजी हम स्टार्ट पहले करेंगे, बट जब हम हाफ में सिस्टमैटिक बायोलॉजी में आ जाएंगे तो पैरेलल में इन रेगुलर क्लासेस में वी विल बी डूइंग दीज chapters and extra classes will be held for plant biology and then at last we will be doing miscellaneous biology। sequence समझ में आ गई। we will begin with basic biology, then once basic biology is completed we will start doing the systematic biology। systematic biology halfway करते हुए in parallel we will begin the sessions of plant biology as an extra in an extra classes। extra classes हर साल लगती हैं, वो शेड्यूल लगता है, वो शेड्यूल वीक में एक क्लास आएगी 2-2.5 घंटे की और उसके अंदर प्लांट बायोलॉजी को कवर कराया जाएगा एक्सक्लूसिवली अलग से, और रेगुलर क्लासेस के अंदर सिस्टमैटिक बायोलॉजी विल प्रिवेल। एंड देन वंस वी आर done with this and that, then we will be doing the last part of the biology which is going to be miscellaneous biology। are you all good to go? तो अगर हम चले जाएं तो हमारी सीक्वेंस ये रहेगी बेटा, this would be our first section, this would be second, this would be third and this would be the last one, ठीक है जी।
अब सवाल ये है कि सर हम करेंगे क्या, कैसे करेंगे, सर आप पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे? तो समझ लें बेटा बच्चा, हाउ टू कवर चैप्टर, ये किस तरह सिलेबस कवर होगा। तो आ जाए स्ट्रैटेजी। रादर आप कह लें रोड मैप ऑफ द सेशन। देखो ये सारी चीजें ना आपकी स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग करती हैं। देखो ना अभी पाकिस्तान इंडिया की जंग हो गई थी ना, पाकिस्तान ने वेट किया, तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई, स्ट्रैटेजी बना के DGISPR ने क्या कहा कि जब हम अटैक करेंगे तो हमें मीडिया की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया खुद जान लेगी। पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर जब अटैक किया तो चीखें निकलवा दी ना इंडिया की। तो इसी तरह से आपकी भी जब स्ट्रैटेजी रॉक सॉलिड होगी, रोड मैप अच्छा बना होगा, तो याद रखें उससे आपको एज हासिल होगा और आप सब्जेक्ट में दूसरों से आगे निकल जाएंगे। ठीक है जी, मैं बताता हूँ समीन, सारी चीजें बताता हूँ। बेटा रोड मैप ये है कि आपने सबसे पहले लेक्चर अटेंड करना है। सबसे पहले लेक्चर, यू आर आई डू नॉट सजेस्ट ऑफ reading the textbook before my lecture. Let me tell you why. बहुत सारे बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं बुक रीडिंग में। आई वुड डेफिनेटली वांट यू टू रीड द बुक। ठीक है, जो बच्चे रेगुलर रीडर हैं उनको तो बुक रीड करनी चाहिए, दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेनिफिशियल। बट व्हाट आई वांट इज कि एटलीस्ट जब मैं आपको लेक्चर कवर करा दूंगा तो उसके बाद बुक रीडिंग करोगे तो फायदा ये होगा कि यू विल हैव द रेफरेंस, यू विल हैव द कॉन्सेप्ट, और जब कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस तुम्हारे पास होगा तो यू विल रिक्वायर लेस टाइम इन रीडिंग, और आपको कम टाइम में आपकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। एंड दैट इज व्हाई आई सजेस्ट कि पहले आपने लेक्चर अटेंड करना है, लेक्चर नोट्स बनाने हैं, लेक्चर नोट्स के साथ आपको PDF नोट्स दिए जाएंगे जो बने बनाए होंगे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लेक्चर नोट्स नहीं बनाने, लेक्चर नोट्स बिल्कुल बनाने। Then once we complete the chapter, so we will be solving a worksheet that containing questions from past papers. हर चैप्टर के एंड पर हम एक वर्कशीट सॉल्व करेंगे और उस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस पास्ट पेपर से ड्रिवन होंगे, MCQ और थ्योरी क्वेश्चंस। तो लेक्चर आपको टीचर डिलीवर करेगा, लेक्चर नोट्स हम क्लास में लिखेंगे, PDF नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और जिनको हार्ड कॉपी में चाहिए वो मेरे असिस्टेंट कनेक्ट कर लेंगे, फिर वो घर पे डिलीवर करवा लें। ठीक है, और फिर वर्कशीट आपको प्रोवाइड की जाएगी और क्लास में वर्कशीट का कुछ हिस्सा सॉल्व कराया जाएगा। एंड देन यू विल बी गिवन अ होमवर्क। क्या है होमवर्क? कि वर्कशीट का कुछ हिस्सा जो है, सम पोर्शन हम क्लास में सॉल्व करेंगे और रेस्ट पोर्शन जो है वो आपने होमवर्क में करना होगा। एंड दिस होमवर्क विल बी सबमिटेड ऑन गूगल क्लासरूम। आपका GCR बन जाएगा, वो मेरे असिस्टेंट जो है वो आपको ग्रुप जब बन जाएगा आपका व्हाट्सएप का तो उस पर सारी डिटेल्स दे देंगे। हर बच्चा GCR पे लाजमी तौर पर मौजूद होना चाहिए। तो GCR पे योर होमवर्क विल बी अपलोडेड, योर वर्कशीट विल बी अपलोडेड, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्कशीट इन द गिवन डेडलाइन। जो डेडलाइन दी जाएगी उस डेडलाइन के अंदर आपने वो होमवर्क पूरा करना है और सबमिट करना है GCR पर। वो मार्क्ड होता है, चेक होता है। इन केस यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट इट, दिस वुड बी रिपोर्टेड टू योर पेरेंट। ठीक है, जो भी आपके पेरेंट का कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास होगा, दिस वुड बी ऑफिशियली रिपोर्टेड टू द पेरेंट। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि आप लेजी ना पड़े, और वर्कशीट जब आपको दी जा रही है, होमवर्क दिया जा रहा है, तो उस होमवर्क को आप डेफिनेटली कंप्लीट करें। ठीक है जी। In case you miss the lecture, yes, the biggest advantage at this platform is in case you miss the lecture, so you will be given or you will be having the access to the recorded lecture। जो उस क्लास का रिकॉर्डेड लेक्चर है, क्योंकि क्लासेस रिकॉर्ड होती हैं, एज यू कैन सी अभी की भी मीटिंग भी रिकॉर्ड हो रही है, तो यू वुड बी हैविंग एन एक्सेस। तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो होंगे उनको एक्सेस होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स का। लेकिन इस साल से एक चेंज है बेटा। नॉर्मली क्या होता है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स बड़ी आसानी से दे देते हैं, बट नाउ ऑनवर्ड्स रिकॉर्डेड लेक्चर्स इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे, बिकॉज वी हैव ऑब्जर्व दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बिकॉज दे नो कि उनको रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल जाएगा, तो दे स्टार्ट स्किपिंग रेगुलर क्लासेस।
कोई भी मसरूफियत आ गई, आज दिल नहीं चाह रहा तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, आज मेहमान आ गए तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, तो दैट रिजल्ट इन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द डिसिप्लिन. दैट इज व्हाई नाउ द रिकॉर्डिंग विल ओनली बी प्रोवाइडेड if your parent comes into direct contact with my assistant. मेरे असिस्टेंट के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे. जुल्करनैन इज माय असिस्टेंट हु कम्युनिकेट्स विद द पेरेंट. अभी भी क्लास में वो मौजूद है. तो आपके पेरेंट उनसे कांटेक्ट में आएंगे और उनको रीजन बताएंगे आपके एब्सेंट होने का. एंड देन only on the parents request you will be given the recorded lecture, recorded access. This is just to make sure that you don't miss the live class. लाइव क्लास आपने मिस नहीं करनी है. तो रिकॉर्डिंग का एक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है, जो आपका ग्रुप बन जाएगा. और मेरी अपनी टीम जो है उनसे मैंने वेब डेवलपमेंट का काम भी कहा है. अगर वेबसाइट इस सेशन में तैयार हो जाती है तो फिर वो आपको वेब पोर्टल का जो है ना वो आईडी लॉगिन पासवर्ड मिल जाएगा. तो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं वो आईडी लॉगिन पासवर्ड करके रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस हासिल कर सकेंगे. अगर वेब डेवलपमेंट पूरी ना हो सकी तो फिर वो गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू एक्सेस दिया जाता रहेगा. लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि एक्सेस इस साल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग तरीके से मिलेगा. नॉर्मली क्या होता था, बच्चों ने क्लास मिस कर ली, अब दे आर आस्किंग फॉर रिकॉर्डेड लेक्चर्स और उनको रिकॉर्डिंग मिल गई. लेकिन उससे रेगुलर क्लासेस के डिसिप्लिन में हमने देखा कि बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है. दैट इज व्हाई नाउ इफ यू मिस द लेक्चर योर पेरेंट नीड्स टू बी इन कांटेक्ट विद माय असिस्टेंट एंड दे नीड टू इन्फॉर्म प्रायरली कि मेरा बच्चा या बच्ची आज क्लास नहीं ले पा रहा है ड्यू टू दिस रीजन. काइंडली जो है ना वो लेक्चर दे दीजिए, तो लेक्चर इंशाल्लाह ताला फिर आपको मिल जाए. Okay, once we are done with the homework, once the chapter is completed, we are done with the lecture notes, PDF notes, worksheet has been solved, homework has been submitted, then beta finally we will have the test. ठीक है जी, टेस्ट होगा मेरे बच्चे. और ये टेस्ट जो है वो उस टॉपिक का होगा जो टॉपिक कंप्लीट हो गया है. और टेस्ट रिजल्ट्स जो हैं, टेस्ट कॉपीज जो हैं वो चेक की जाएंगी. वो ऑनलाइन ही आपको आपकी ईमेल पर अवेलेबल होंगी चेक कॉपीज. और टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं ये आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनेगा उस पर शेयर किए जाएंगे. किसी बच्चे ने अगर रिवीजन करनी है तो रिवीजन के लिए भी उसको रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी. ठीक है बेटा, ये स्टेप बाय स्टेप बात समझ आ गई, ये स्टेप बाय स्टेप बात समझ में आ गई. अब इसमें जो सरप्राइज है वो क्या है? सरप्राइज ये है बेटा कि टेस्टिंग सिस्टम ना थोड़ा सा हमारा अजीब सा है. और वो अजीब सा क्या है कि जब आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ लेंगे तो आप टेस्ट देंगे चैप्टर नंबर 1 का. जब आप चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेंगे तो यू विल गिव टेस्ट ऑफ बोथ द चैप्टर्स. यू विल गिव टेस्ट ऑफ बोथ द चैप्टर्स. जब आप चैप्टर नंबर 3 पढ़ लेंगे तो द टेस्ट विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3. जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ लेंगे तो योर टेस्ट विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4. जब आप 5 पढ़ लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पे जाके सेक्शन खत्म होगा. तो 6 के बाद फिर होगा ग्रैंड टेस्ट. 6 के बाद होगा फिर ग्रैंड टेस्ट. तो मेरे बच्चे आपका जो पैटर्न रहेगा टेस्ट का वो क्या होता है कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि बच्चे कहते हैं सर वो पिछला चैप्टर से क्वेश्चन आ गए थे. भाई तो आपको डे 1 पे बताया तो था कि जो चैप्टर्स आप पढ़ते जाएंगे. क्योंकि वरना क्या होता है बेटा, अगर आप जो है वो सिर्फ एक चैप्टर में फोकस करते हैं ना तो शुरू में तो मसला नहीं होता. लेकिन जब ज्यादा चैप्टर्स हो गए हैं तो उसके बाद आप पीछे से भूलने लग जाते हैं. एंड बायोलॉजी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड रिवीजन एंड रिकॉल. अब जब तक एक सेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा, लिसन टू मी, जब तक फॉर एग्जांपल बेसिक बायोलॉजी है, अब बेसिक बायोलॉजी में जब तक हम पूरा सेक्शन कंप्लीट नहीं कर रहे तो दिस टेस्ट विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस चैप्टर. लेकिन वंस दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड, ग्रैंड टेस्ट हो गया, सेक्शन कंप्लीट हो गया. अब सेक्शन कंप्लीशन के बाद जब हम नए सेक्शन पे जाएंगे तो फिर पीछे का टेस्ट हम उसमें नहीं लेंगे. ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है फिर टेस्ट लंबा होता जाएगा, उसके लिए मुश्किल हो जाएगा. तो वंस वी सेक्शन इज डन तो फिर वो सेक्शन हम साइड लगा देंगे. अब जैसे फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम हो गया, इसका टेस्ट हो गया. अब जब एंडोक्राइन सिस्टम हो रहा होगा तो दोनों का टेस्ट होगा. जब ऑप्टिक सिस्टम हो रहा होगा तो तीनों के क्वेश्चन आएंगे. रेस्पिरेटरी हो रहा होगा तो चारों के क्वेश्चन आएंगे. इसी तरह करते 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 पूरे सेक्शन का ग्रैंड टेस्ट होगा और फिर इस सेक्शन को भी हम साइड लगा देंगे. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर बच्चों? यस और नो? चलो, तो टेस्टिंग सिस्टम भी आपको समझ में आ गया. अच्छा जी, तो ये रोड मैप भी हो गया. अच्छा, अब आपको करना क्या? क्या आर यू सपोज टू बाय एनीथिंग? बेटा अगर आपने खरीदना है तो बस आप टेक्स्ट बुक खरीद लें. मैंने आपको बताया कौन सी टेक्स्ट बुक लेनी है. अगर वो भी आपने खरीदनी है तो मेरे पास पीडीएफ शायद मौजूद होगी. मैं रजिस्टर्ड व्हाट्सएप ग्रुप जब बन जाएगा तो मैं उस पर पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो टेक्स्ट बुक है उसकी भी. और इसके अलावा भी जो और रीडिंग बुक्स है, रीडिंग मटेरियल है, उसकी जो पीडीएफ फाइल्स है वो मैं शेयर कर दूंगा. आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, आपको कहीं पैसे जाया नहीं करने हैं. आपको लेक्चर नोट्स भी मिलेंगे, आपको लेक्चर वर्कशीट्स भी मिलेंगी, पास पेपर वर्कशीट्स भी मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा. आपको हार्ड कॉपी में चाहिए होगा तो आप मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट करेंगे, वो आपको घर पे डिलीवर करा देगा. आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए
जो तो फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि सॉफ्ट कॉपी को भी फिर आप प्रिंट करा के हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करें, ताकि रिटन प्रैक्टिस करने की आदत बने। आईपैड के ऊपर प्रैक्टिस करने से आपको अंदाजा नहीं होगा कि पेपर पे कैसे लिखना है। ठीक है जी। आर दीज ग्रैंड टेस्ट सेम एज, बेटा यस, टेस्ट का जो पैटर्न होगा वो एग्जाम वाला पैटर्न होगा, एमसीक्यू थ्योरी। ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ, ये सारी तो प्रिपरेशन हमारे एमसीक्यू की है और थ्योरी की है। ये सारी प्रिपरेशन जो हमारी है ये एमसीक्यू प्लस थ्योरी की है। अब व्हाट अबाउट एटीपी? ये पूरे साल बच्चे मेरा दिमाग खाते रहते हैं, खासतौर पे जो मतलब अपियरिंग बैच होता है वो अब सर एटीपी एटीपी, सर एटीपी का क्या करेंगे? तो मैं डे वन पे बता दूं बेटा, और अगर आपको यकीन नहीं है, अब यकीन नहीं है तो चलो एक काम और करना, कोई मुझे पहले से किसी ने पहले से कभी मेरे किसी लेक्चर को सुना या देखा है? किसी ने पहले कभी मेरा कोई लेक्चर सुना हो, कहीं पर मेरा कोई टॉपिक सुना हुआ हो? अगर नहीं सुना हुआ है तो आप ऐसा जरूर कीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा अपने टीचर पे भी प्राउड फील हो ना। आप जाके गूगल कीजिएगा डॉक्टर नूर मोहम्मद ओ लेवल लेक्चर्स, इंशाल्लाह गूगल आपको बताएगा कि जो शख्स आपको यहाँ पढ़ा रहा है वो क्रेडिबल है या नहीं है। ठीक है ना। तो बहरहाल ये बताने का मकसद ये है कि एटीपी, या अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे, यस बिल्कुल ऐसी है बेटा, आप बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, जहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यूट्यूब फैमिली जो है वो 14,500 से ऊपर जा चुकी है, और वो सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप बिल्कुल उस चैनल से भी फायदा हासिल कर सकते हैं, वहां पर भी कंटेंट अवेलेबल होता है। लेकिन असल बताने का मकसद ये है कि जो एटीपी सेशन, जैसे एटीपी सेशन अभी लास्ट ईयर की भी वहां कुछ रिकॉर्डिंग अपलोडेड है, तो एटीपीज बेटा हम लोग दरमियान में नहीं करेंगे। याद रखें, एटीपी सेशंस हम अपने स्टाइल के हिसाब से, मैं पूरा सेशन कराऊंगा, एटीपी की 100% तैयारी कराऊंगा, फुल मक्खन मलाई एटीपी क्लासेस होंगी, लेकिन एटीपी मैं अपने टाइम पर कराऊंगा। आई एम नॉट बाउंड कि आपके स्कूल के अंदर एटीपी का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो एटीपी क्लासेस एक्सक्लूसिवली होंगी। कुछ क्लासेस एटीपी की जो है वो दिसंबर की वेकेशन में 1 से 2 क्लासेस हो जाएंगी, और रेस्ट ऑफ द क्लासेस वुड बी डन इन सेकेंड हाफ ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। सेकेंड हाफ ऑफ मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में एटीपी के रिमेनिंग सेशंस होंगे। याद रखें, ओ लेवल बायोलॉजी का जो एटीपी है, इट हैज नथिंग टू डू विद थ्योरी एंड एमसीक्यू। थ्योरी और एमसीक्यू का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है, और ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल का जो कंटेंट है वो डिफरेंट है। तो ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल यानी एटीपी की जो तैयारी है वो अलग से कराई जाएगी। यूजुअली स्कूल्स वगैरह में एटीपी को अलग से प्रिपेयर नहीं कराया जाता, तो इसलिए याद रखिएगा कि एटीपी की जो प्रेपरेशन है उसे एक्सक्लूसिवली क्लास के अंदर इंशाल्लाह ताला जब एटीपी सेशंस अनाउंस होंगे तो वो एक्सक्लूसिव सेशंस होंगे, और उन सेशंस के अंदर एटीपी की तैयारी होगी, जिसका कुछ हिस्सा जो है वो हम लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कर रहे होंगे, कुछ हिस्सा लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आफ्टर मिड ऑफ मार्च होगा, आफ्टर मिड ऑफ मार्च। तो ये भी मेरे बच्चों को क्लैरिटी होनी चाहिए डे वन से कि सर ने एटीपी का वादा किया है, एटीपी हम कराएंगे, पूरा कराएंगे, 100% प्रिपरेशन कराएंगे इंशाल्लाह। इस साल भी यकीन करो कि बच्चे एटीपी का पेपर देकर आए थे, तो वो कह रहे थे कि सर क्या आपको एटीपी का पेपर पहले से पता था? तो भाई जवाब ये है कि नहीं पता था, लेकिन जाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह एटीपी का पेपर इस तरह से हम कवर करते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा आसानी से जाकर एटीपी को क्रैक करके आ जाता है। तो एटीपी ऑल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल बेटा शुरू में बता चुका। ठीक है जी। अच्छा जी, मोहम्मद बिन कह रहे हैं सर हाउ विल दिस सिलेबस बी कवर्ड इफ यू टेक ओनली, ओ नहीं मेरे बच्चे, मोहम्मद ये आपके लिए हो सकता है कि एक कंसर्न हो कि कैसे सिलेबस कवर होता है, ये आप भी देखेंगे कि सिलेबस कैसे कवर होता है। ठीक है, आप पहली दफा ओ लेवल्स कर रहे हैं, लेकिन आपका टीचर पहली दफा ओ लेवल्स नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, और फीडबैक जानने के लिए आप प्रीवियस बैच के किसी भी बच्चे से रैंडमली कांटेक्ट कर सकते हैं, तो दे विल टेल यू कि भाई सिलेबस पूरा होता है नहीं होता है, सर क्या पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है, और क्या सीन है। वर्कशीट्स विल हाउ मेनी इयर्स पास पेपर्स, बेटा दैट इज नॉट योर कंसर्न। आपको टॉपिकल वर्कशीट्स दी जाएंगी, जो दी जाएंगी वो करनी है, चाहे वो 10 साल के पास पेपर की हो, 20 साल के पास पेपर की हो। ठीक है जी, यहां तक तो वो बातें हो गई जो मैंने आपको बतानी थी। तो पहले मुझे बताओ, इसमें कोई सवाल है बेटा? Do we have any question? Now, very important. For registration, you need to contact Sir Salman Hashmi. This is his contact number. So you have to contact on this number. I think most of you must know Sir Salman Hashmi. So for registration purposes, you are supposed to contact this number. Please take a screenshot. Now, I am going to give you chance to speak up on the mic and raise your hands
Well, first raise your hands and then I'll open up the mic one by one and you can ask your query on the mic. Yes, I teach AS and A2 both. Yes. ठीक है जी. So those who want to ask something, they can raise their hand, and now I will call their names and they will have the chance to speak up on the mic and you can ask anything, obviously relevant to the topic. जी बेटा सिद्दीका. Sir, Assalamualaikum. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी बेटा. Sir, hope you are doing well. Sir, I'm Siddiqa, Amna's sister. I really heard about you that you are so tenacious, and because of her, I have chosen from computer science to the bio, and I'm not sure that I will ace bio in this session. So, can you give me some motivation and courage because I'm like, what will happen, and I don't know anything about bio. बेटा nobody here knows. जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो मैं इस बात को अपने दिमाग में रख के पढ़ाऊंगा कि nobody knows anything about bio. तो डोंट वरी. बायोलॉजी को क्रैक करने का जो एक मंत्र है ना वो है कि आप कंसिस्टेंटली सेल्फ स्टडी. किसी ने अभी ग्रुप में चैट में पूछा था कि सर वो जो है ना वो क्या नाम है कितने घंटे पढ़ना है. तो अगर आप कंसिस्टेंटली रोज 30 मिनट्स भी देंगे ना बायोलॉजी को, नॉट 2 आवर्स नॉट 3 आवर्स, आप कंसिस्टेंटली, मैं बताता रहूंगा मीनवाइल ड्यूरिंग द सेशन के कब स्टडी आवर्स बढ़ाने, लेकिन डे 1 से आपको सिर्फ 30 घड़ी देखकर 30 मिनट्स आपने सेल्फ स्टडी बायोलॉजी करनी है एंड दैट वुड बी इट मोर देन इनफ. बट 30 मिनट्स डेली, अगर 30 मिनट्स डेली आप करोगे, you won't be needing any 5 hour or 6 hours of self study in this session. हाँ, अगर आप वो 30 मिनट्स रोज के जमा करोगे तो डेफिनेटली you will be needing 5 to 6 hours of self study afterwards. ठीक है. Okay, now Bushra Asad. Yes, Bushra. Assalamualaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Sir, my question is कि हम लोग कितने पास पेपर सॉल्व करें मतलब खुद से? अच्छा, ये तो बेटा बहुत आगे का सवाल आपने पूछ लिया है. चले मैं बता देता हूँ. देखिए, क्योंकि इस बायोलॉजी का सिलेबस काफी ज्यादा बार चेंज हुआ है, ठीक है, तो अब जो क्लोज टू दी रीसेंट जो सिलेबस है ना वो आपके पास 2020 से लेकर 2024-5 तक के पास पेपर्स हैं. तो असल में होता ये है कि जब आप कंटेंट सही से कवर करते हैं और टॉपिकली उसकी प्रैक्टिस करते हुए चलते हैं ना, तो जो ईयरली पास पेपर्स की प्रैक्टिस है उसका असल मकसद जो है ना वो टाइम मैनेजमेंट और क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करने की स्किल होती है. रादर क्योंकि जब क्वेश्चन मिक्स होकर आए हुए होते हैं तो इन ईयरली पास पेपर यू नीड टू सी कि आप क्या क्वेश्चन पिकअप भी कर पा रहे हो कि कौन से चैप्टर से आ रहा है. तो दैट इज द लर्निंग आउटकम यू गेट फ्रॉम द ईयरली प्रैक्टिस. अदरवाइज तो आपके टॉपिकली प्रैक्टिस करना होता है जिसमें आपको एक टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का चांस मिलता है. सो जस्ट टू आंसर योर क्वेश्चन, 4 to 5 years with all variants is more than enough. लेकिन ये पास पेपर्स हमने यस बेटा बोलो. आप कंटिन्यू करें से मैं आप बोलें फिर बताती हूँ अपना क्वेश्चन. मैं बताता हूँ. टुवर्ड्स द एंड जो है ना, ये जो ईयरली पास पेपर की प्रैक्टिस है ये आखिरी महीने के लिए है. उससे क्यों आखिरी महीने के लिए है? क्योंकि उससे पहले हमने देखो जो ईयरली पास पेपर आप करते हो तो उसमें होता क्या है कि एक चैप्टर से मैक्सिमम एक क्वेश्चन आएगा ना. ऐसा तो नहीं है कि एक चैप्टर से 10 सवाल आ जाएंगे. तो अब होता ये है कि जब आप ईयरली पास पेपर कर रहे होते हो तो एक चैप्टर का आपको बस एक ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलता है. लेकिन जब आप ड्यूरिंग द सेशन थ्रू आउट यानी टिल योर फरवरी एंड मिड ऑफ मार्च तक हम टॉपिकल पर फोकस करेंगे. टॉपिकल तो उसमें क्या होता है, अगर मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम किया और टॉपिकल पास पेपर्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो हम लोग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम एक जो घंटा है एक आवर के अंदर 40 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसमें एक क्वेश्चन सर्कुलेटरी सिस्टम का नहीं होगा बल्कि 40 सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन होंगे. तो हमारी जो अप्रोच है वो इंतहाई फाइन ट्यून हो जाएगी एंड एक्चुअली वी विल लर्न ऑल डिफरेंट अप्रोचेस के किस किस तरह से सवाल आ सकता है. लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम थ्रू आउट द ईयर ईयरली पर जाते हैं तो हमें जो प्रैक्टिस के लिए कंटेंट मिलता है फ्रॉम एवरी टॉपिक वो बहुत कम हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई मिड ऑफ मार्च के बाद ईयरली, उससे पहले टॉपिक. इज दैट क्लियर? यस. उसके अलावा सर मुझे आपसे पूछना था कि मेरा जो स्टडी मेथड ना वो ये है कि मैं पहले लेक्चर्स देखती हूँ यूट्यूब पे और जो क्लास में टीचर ने लेक्चर दिए होते हैं उनको माइंड में रखते हुए रीडिंग करती हूँ बुक की एंड देन मैं अपने खुद के नोट्स बनाती हूँ. उसके बाद पास्ट पेपर सॉल्व करती हूँ. तो ये तरीका सही है? ये सही है, लेकिन होता है कि बेटा जब आप O3 में आ गए हो ना, बायोलॉजी का कंटेंट ह्यूज है तो यू कैन नॉट डू टू मेनी थिंग्स. क्योंकि वो होगा ये कि वो फिर उसमें टाइम लगता है और टाइम लगता है तो फिर आप अप टू द मार्क नहीं रह पाते, चैप्टर जंबल अप होते जाते हैं. तो अब आपको करना ही होगा, तो आपका पैटर्न बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें करना ही होगा कि आपने लेक्चर
टीचर के साथ ले लिया, उसमें आपको जो भी कंफ्यूजन है उसी लेक्चर में पूछ ली, क्लियर कर ली। नोट्स सर ने क्लास में लिखे, आपने भी बना लिए, तो वो नोट आपके बन गए। आपने उसके बाद बुक रीड की, बुक से एडिट पॉइंट्स अपने नोट्स में ऐड कर लिए, बस ये फुल एंड फाइनल हो गया। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो सर वर्कशीट सॉल्व कराएंगे, वर्कशीट देंगे, उनके क्वेश्चन आप सर के साथ करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है पास पेपर के वो सर आपको दे देंगे, वो आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके बाद मार्किंग स्कीम से वो चेक होगा, चेक होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार इस चैप्टर की मेरी पूरी तैयारी हो गई है या नहीं हो गई। दैट इज हाउ पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि मसला ये होता है ना कि जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स है ना, उसमें बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, तो वो आप 4-5 रिसोर्सेज से भी पढ़ सकते हो। बट बायोलॉजी में चूंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंटेंट होता है, तो जब आप उसके लिए मल्टीपल रिसोर्सेज से पढ़ना शुरू करते हो तो होता ही है कि यू एंड अप लूजिंग टू मच ऑफ टाइम। दैट रिजल्ट, क्योंकि देखो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो 10 रिसोर्सेज को कवर करें और एक टॉपिक यानी एक टॉपिक के लिए 10 रिसोर्सेज यूज करें, रादर आप एक ही रिसोर्स से 10 टॉपिक्स कवर करें, ताकि वो 10 टॉपिक्स कवर हो, क्योंकि टॉपिक्स जितनी जल्दी कवर होंगे उतना ज्यादा आपको रिवीजन का चांस मिलेगा। और याद रखें क्योंकि बायोलॉजी एक लेंथी सब्जेक्ट है, तो टुवर्ड्स द एंड द ओनली थिंग व्हिच इज गोइंग टू चेंज योर ग्रेड इज रिवीजन। जो बच्चा सिलेबस पढ़ लेता है ठीक है, लेकिन जो बच्चा रिवीजन अच्छा करता है, जो टॉपर्स होते हैं ना बेटा, वो अच्छा पढ़ते हैं, लेकिन जो जीनियस होते हैं, जो आउट क्लास कर देते हैं सबको, ये वो होते हैं जिनका रिवीजन अच्छा होता है। तो जो बच्चा याद रखो रिवीजन अच्छा करेगा, वो डेफिनेटली आई कैन गारंटी कि वो अच्छा ग्रेड उठा के दिखाएगा। ना ग्रेड उठाएगा बल्कि उसकी उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि उसने बायोलॉजी रटी नहीं है बल्कि पढ़ी है। और जो बच्चा सिर्फ लर्निंग पर जाएगा, रिवीजन उसका कच्चा होगा, तो उसे ऐसा लगेगा कि उसे सब कुछ आता है, लेकिन जब वो पास में करने बैठेगा तो रिकॉल नहीं होगा, रिकॉल नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस शेक होगा, कॉन्फिडेंस शेक होगा तो अल्टीमेटली ग्रेड खराब हो जाएगा। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस टुवर्ड्स द एंड, एंड उसके लिए जरूरी है कि टाइमली आपने टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ हो, और उसके लिए जरूरी है कि एक एक टॉपिक को 10-10 रिसोर्सेज से कवर ना कर रहे हो, बल्कि एक ही रिलायबल रिसोर्स से कवर कर लें। इज दैट क्लियर? यस, और मेरे पास सर बुक है, लेकिन बुक में अक्सर ऐसी लैंग्वेज यूज की होती है जो समझ में नहीं आती है। देखो टेक्स्ट बुक जो है ना, उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखी होती है जस्ट टू इलस्ट्रेट दी पॉइंट। तो इसीलिए मैंने याद है शुरू में कहा कि जब मैं लेक्चर दे दूं उसके बाद सुनो, तो जब उसके बाद जब आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी बात रेलेवेंट है, कौन सी बात एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए मैंने एक जुमला कहा कि जो रेगुलर रीडर्स है ना, उनको रेगुलर बुक रीडिंग लाजमी करनी चाहिए। लेकिन लेक्चर सुनने के बाद, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद करने का फायदा क्या होता है कि योर माइंड बिकम्स ट्रेन्ड कि इसमें क्या बात मैंने जहन में रखनी है और क्या नहीं रखनी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक्स, सेम हियर बेटा। समीन, यस समीन, योर टर्न बेटा। समीन, Samin, your turn, beta. You want to ask something? Samin is not asking anything. Ji, Laksh, your turn, beta. Laksh. Hi, sir. Am I audible? Yes, you are audible, beta. Sir, I want to know about your YouTube channel, the name of your YouTube channel, firstly. And secondly, sir, I'm a GC student, and my sister, like my cousin, has studied from you, like in this batch, continuing batch. मुझे आपसे ही पूछना था कि मेरे पास GC की बायो की बुक नहीं है, so can I do like I'm a GC student, तो मैं IGCSE बायो की बुक में टेक्स्ट बुक में से रीड That's totally fine. That's totally fine. क्योंकि जो टेक्स्ट बुक है उसके अलावा जो सारी डिटेल है वो हम क्लास में ऑलरेडी कवर कर लेंगे। इसीलिए तो हम चैप्टर वाइज जा ही नहीं रहे ना, हम टॉपिक वाइज जा रहे हैं। तो हम एक टॉपिक को हर एक एंगल से कवर करेंगे ताकि उसका IGCSE कंटेंट भी कवर हो जाए और GCSE कंटेंट भी कवर हो जाए। दैट्स टोटली फाइन। और मैं वैसे भी जो आपका रजिस्टर ग्रुप है ना, उसमें PDF शेयर कर दूंगा, तो आपके पास सारी PDF होंगी, IGCSE वाली PDF भी होगी, लर्नर्स गाइड भी होगी, सारी रिसोर्सेज मैं आपको शेयर कर दूंगा। And sir, your YouTube channel name? बेटा आप मेरा नाम लिखेंगे तो चैनल आ जाएगा, इतना छोटा चैनल नहीं है मेरा यार, तो मेरा नाम लिखोगे तो चैनल खुद ही आ जाएगा। ओके सर। ओके, यस रायान फैसल, यस रायान फैसल। रायान, यस वालेकुम सलाम जी बेटा। सर वो मुझे पूछना था कि मेरे पास वो हुडर की बुक तो है, क्या नाम है ये जो बायो की O लेवल की बुक है, लेकिन सर अगर मैं आपके लेक्चर नोट्स और ये जो फिजिकल नोट्स होंगे उनको पढ़ रहे हो, फिर पास पेपर वर्कशीट्स करने के इतना इनफ होगा या फिर वो बुक पढ़ना जरूरी है? आपने नोटिस नहीं किया कि मैंने ये चीज मेंशन की कि दोज हु आर रेगुलर रीडर ओनली दे आर प्रिस्क्राइब टू रीड द बुक। जो रेगुलर रीडर नहीं है या जिनको टेक्स्ट बुक रीड करना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, वो दे एंड अप लूजिंग टू मच ऑफ टाइम इन रीडिंग द टेक्स्ट बुक। तो फॉर दोज स्टूडेंट्स जस्ट रिलाई मोर ऑन द लेक्चर नोट्स एंड द नोट्स प्रोवाइडेड बाय मी, ताकि वो आपको दैट वुड बी इनफ, मोर देन इनफ। जो टेक्स्ट बुक है ये सब उनके लिए जो पढ़ने की यानी हैबिचुअल है, अदरवाइज जो कंटेंट हम क्लास में कवर करेंगे दैट वुड बी मोर देन इनफ।
ठीक है। सर मुझे याद ही नहीं होता वो टेक्स्ट बुक का, अपनी राइटिंग में पढ़ा हुआ याद हो जाता है, फिर भी वो टेक्स्ट बुक का इससे याद नहीं आपके होता। साथ मसला नहीं है बेटा, बहुत सारे बच्चों के साथ मसला होता है। दैट इज वाई वी राइट इन क्लास ना, ताकि वो ज्यादा अच्छा याद हो जाए। तो यस, जो नोट्स मैं आपको दूंगा वो काफी होंगे, इनफ होंगे। तो सर वो वर्कशीट वर्कशीट में काफी रहेंगी ना, वो जो वर्कशीट ऑफिस एवरीथिंग वर्कशीट होंगी। एवरीथिंग बेटा, वर्कशीट आपको एक नहीं मिलेगी, यू विल गेट हेल ऑफ अ प्रैक्टिस मटेरियल, ट्रस्ट मी। तो आप बोलेंगे सर ये कितना दे दिया आपने उठा के, बाद में आप फिर ये नहीं बोलेंगे काफी रहेंगे, आप बोलेंगे सर ये बहुत ज्यादा हो गया, कम कर दें। ठीक है सर, ठीक शुक्रिया, है अल्लाह जी। हाफिज। अल्लाह हाफिज। यस, हु इज दिस मस्टैंग? शायान, माशा नाम भी है मस्टैंग जी, मस्टैंग साहब, शायान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। कैसे हैं सर? सर बस मेरा शुक्र। सवाल सर जी मेरा सवाल ये था कि अगर हम पास पेपर आईजीसीएसई और ओ लेवल के दोनों करेंगे तो हमारा अच्छी पास पेपर की तैयारी स्टार्ट आ सकते हैं इन दोनों अच्छी करके, अच्छी हो या जाएगी एक जब। ही हम ओ लेवल के अगर हैं तो करें? नहीं यार देखो, अगर आप आईजीसीएसई वाले हो तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस में तो आईजीसीएसई कर लो, बट जब मैं कराऊंगा तो मैं दोनों ही कराऊंगा, बिकॉज आई वांट यू टू हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ द डिफिकल्टी लेवल्स, ताकि अगर आईजीसीएसई वालों के सिलेबस में कोई पेपर में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ जाए तो बिकॉज उन्होंने वो क्वेश्चन, और ऐसा कई दफा होता है कि आईजीसीएसई का वो क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाता है जीसीएसई में, और जीसीएसई के क्वेश्चन आईजीसीएसई में रिपीट हो जाते हैं। दैट इज वाई जब हम लोग अपने लास्ट मंथ में पास पेपर ईयरली कर रहे होंगे ना, तो मैं दोनों पेपर सॉल्व कराऊंगा आपको। और अगर आप केपेबल बच्चे हो तो आप भी दोनों पेपर सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल दोनों करो। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। यस, अफीफा इदरीस। ओके अफीफा, बहुत दिन बाद अफीफा के नाम से। अब जो अफीफा हमारे पास सीआई ट्यूटर में ओ लेवल में आई थी, वो A2 के बैच से पास आउट हो रही है। अब 3 साल के बाद दूसरी अफीफा आ रही है जी। अफीफा, अफीफा इदरीस। Sir, is the syllabus for IGCSE going to be divided for grade 9 and grade 10, or we're going to study it all in one academic year? You are going to attend complete this whole syllabus in one academic year beta. Before the March ends, you are going to complete this whole content. Hard to believe, but yes, we have alhamdulillah given this huge miraculous ability by God Almighty that we are able to complete this syllabus, alhamdulillah. Okay, sir. Okay, this would be covered in 10 or 11 months duration, inshallah, total syllabus. Okay, next is Mehdiya. Yes, Mehdiya. Mehdiya, I'm waiting for your question, beta. Mehdiya. मेहदिया कुछ बोल नहीं रहे। यस मरियम जुबैरी। यस मरियम जुबैरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि अगर कोई आगे जाके मेडिकल लेना चाहता है तो क्या मतलब बायो के साथ अगर मैं अभी फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह या केमिस्ट्री ले लूं तो क्या ये सही है साथ में? आगे 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 आपको मतलब मेडिकल में क्या मतलब एमबीबीएस की तरफ जाना है, बीडीएस मतलब मेडिकल डॉक्टरेट डिग्री की तरफ जाने के लिए पूछ रही हैं आप? हाँ मतलब अगर अभी जैसे मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे फूड एंड न्यूट्रिशन वगैरह लेना चाहूँ तो क्या आपको वो मतलब सही रहे? आपको 8 सब्जेक्ट्स इनफ नहीं लग रहे जो आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो, वजह किस नहीं बेसिकली मैंने अपने मतलब ईयर डिवाइड कर लिया तो मैं अर्ली दे रही हूँ ये वाले पेपर। मैं अभी अपने O1 में मैंने अपने 3 दे दिए हैं और अब मैं O2 में केमिस्ट्री मैथ्स और नो सॉरी फिजिक्स और मैथ्स दे रही हूँ। फिर अब मैं आगे जो है ना ये वाले सब्जेक्ट्स होंगी तो मैं ले सकती हूँ अभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, इसलिए मैं पूछ। देखें, अगर आप सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना चाहती हैं तो मतलब फॉर मेडिकल बैकग्राउंड अगर मैं उसको कंसिडर करके कह रहा हूँ तो बायोलॉजी इटसेल्फ इज इनफ। बायोलॉजी इटसेल्फ इज इनफ। इट्स ओ लेवल। मैं आपको सुन के मैं एक मजेदार बात बताऊं, शायद बच्चे यकीन ना करें। एएस की जो ए लेवल्स की जो बायोलॉजी है ना, उसका कंटेंट कम है, ओ लेवल्स का ज्यादा है। दैट्स समथिंग जो है ना मतलब रिडिकुलस है बहुत ज्यादा। दैट कैम्ब्रिज टीचर्स वी हैव रेज्ड दिस कंसर्न सो मेनी टाइम्स इन कैम्ब्रिज वर्कशॉप, लेकिन साले वो गोरे कुछ सुनते उनते हैं नहीं। ओ लेवल का कंटेंट, ट्रस्ट मी, ओ लेवल का जो बायोलॉजी कंटेंट है वो क्वांटिटी में ए लेवल से भी ज्यादा है। तो दिस इज ऑलरेडी ह्यूमंगस कंटेंट। तो अगर आपको कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना है तो ऐसा सब्जेक्ट लो जो लाइफ में कहीं और भी काम आ जाए। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा अकाउंट्स पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, ताकि थोड़ा सा हाँ लेकिन मैंने मतलब फूड एंड न्यूट्रिशन के हाँ, फूड एंड न्यूट्रिशन वुड बी गुड। इट्स एन इजी सब्जेक्ट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी पढ़ सकती हो। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट विल आल्सो हेल्प यू अलॉट इन इकोलॉजी सेक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट भी ले सकते हो या फूड एंड न्यूट्रिशन भी ले सकते हो, दैट्स टोटली फाइन। बट अगर आप थोड़ा सा बात कर रहे हैं या जीपी ले सकते हो, वेरी गुड, जीपी वुड आल्सो हेल्प।
तो लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली मेडिकल के लिहाज से बात करें तो इन जनरल दी सब्जेक्ट्स आर गोइंग टू हेल्प यू, बट बायोलॉजी इटसेल्फ हैज गॉट एवरीथिंग जो कि आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेगी आगे। ओके, थैंक यू। You're welcome.